Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of a Python program. And today we have to discuss about the basic concepts about memory in Python. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इसको मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा एक प्रीवियस प्रोग्राम था, उसको देखते हैं। लेट्स सी द प्रोग्राम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी है 2.4 एंड इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी चार्जेस ₹8 पर यूनिट केवी पर आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। Write a Python program that asks the user to enter the number of units consumed and finds the electricity charges for the consumed units। हमने ये प्रोग्राम किया था कि इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है वो ₹8 पर यूनिट चार्ज करती है, ठीक है, और कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जितना भी है उसके पर यूनिट पर। अब अपने यूज़र से आस्क करना था कि एंटर करे कि वो इनपुट कर दे आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स के उसने कितने यूटिलाइज़ किए हैं, कंज्यूम किए हैं। तो उसके बाद आपने फाइंड करना था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को कि उस यूनिट जितना यूनिट्स एंटर करेगा यूज़र यानी इनपुट करेगा उसके अगेंस्ट जो आप रिलेटेड जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। अब इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो हमें रेट गिवन था, ठीक है, देन हमें क्या गिवन था, फिर हमें कहा गया था यूज़र से क्या करो, एंटर करवाओ यानी इनपुट लो। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया था, हमने इनपुट का फंक्शन यूज़ किया था और हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी यूज़ की थी कि हमारे इंटीजर वैल्यू हो यानी इंटीजर में यूज़र से वैल्यू लेनी और रिटर्न भी इंटीजर ही करना है हमें। तो फिर आगे फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने एक फार्मूला यूज़ किया दैट विल बी बिल इज़ इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई रेट और देन हमने अपनी आउटपुट प्रिंट करवाई। अब यहाँ पर देखें इस प्रोग्राम में रेट आपके पास गिवन है, 8 आपके पास गिवन है यानी 8 वैल्यू से इनिशियलाइज़ करवाया गया है। यूनिट्स आपके पास एक वेरिएबल आपने लिया जिसमें इनपुट फंक्शन आपने यूज़र से इनपुट ली और इसके टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की यानी इंटीजर वैल्यू के लिए। देन बिल एक वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज़ करवाया उसके फॉर्मूले से यानी आपने एक मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट लिया उसमें ये पॉइंट करे ये वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट हो गई आपकी। अब यहाँ पर आउटपुट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में दिखाई थी तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। जस्ट हमने यहाँ पर फोकस करना है कि हमारा जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट लाइन वन हमारी कौन सी है, रेट इज़ इक्वल टू 8 है। मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी यूजुअली ऑफ 4 बाइट्स इज क्रिएटेड। अब एक जैसे ही कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो आप मेमोरी में तो एक मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है मेमोरी में। अब यहाँ पर 4 बाइट्स की बात की है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन में आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती यानी डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती आपको। तो जैसे ही आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाते हो उस वेरिएबल के साथ यानी पॉइंट करती है उसको, तो ये होता है कि वो खुद ही पाइथन डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली किस टाइप की वैल्यू आई है। और मैंने 8 दिया है, ये इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है तो उसे पता चल गया कि हमारे पास क्या इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है और यूजुअली जो है इंटीजर डेटा टाइप है वो 4 बाइट्स लेती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट या फिर मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई है जो कि यूजुअली 4 बाइट्स की है। मेमोरी लोकेशन इज सेड टू कंटेन अ वैल्यू। अब मेमोरी लोकेशन जो है यानी एक मेमोरी लोकेशन है उसमें मैंने वैल्यू क्या इंसर्ट की है, 8 दी है। तो जो जिसके अंदर वैल्यू क्या है, 8 है जो कि इंटीजर डेटा टाइप की है। द इंटीजर वैल्यू ऑफ 8 इज़ असाइन टू द वेरिएबल यहाँ पर क्या आइडेंटिफायर इसे कह दो या वेरिएबल कह दो या रेफरेंस कह दो, क्योंकि जब भी मुझे ये वैल्यू चाहिए होगी 8 चाहिए होगी तो मैं जो रेफरेंस यूज़ करूँगी वो रेट को ही यूज़ करूँगी क्योंकि मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये वैल्यू है 8। तो 8 को एक्सेस करने के लिए मुझे ये क्या है, रेट को आप वेरिएबल कह सकते हो, आइडेंटिफायर कह सकते हो, रेफरेंस तो मुझे ये रेफरेंस यूज़ करना होगा। द इंटीजर वैल्यू ऑफ 8 इज़ असाइन टू द वेरिएबल रेट को असाइन की गई है। दिस मीन्स दैट वेरिएबल विद आइडेंटिफायर रेट इज़ क्रिएटेड दैट पॉइंट्स टू और रेफरेंस द वेरिएबल मेमोरी लोकेशन और ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स वैल्यू। उस मेमोरी लोकेशन को या ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है यानी ये वेरिएबल रेफरेंस दे रहा है या पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन को जिसके अंदर 8 को स्टोर करवाया गया है।
ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब ये जो रेट वेरिएबल है वो क्या है, मेमोरी लोकेशन के साथ बाइंड हो गया है। बाइंड द वेरिएबल रेट विद द मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर वैल्यू 8 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 8 क्या मेमोरी लोकेशन, ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने 8 को स्टोर करवाया है। वेरिएबल क्या है, रेट क्या है, वेरिएबल उसका आइडेंटिफायर यानी नेम है। अगर मुझे चाहिए होगा इस नेम को कॉल करूँगी। तो यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट एट लाइन 1 इज सेड टू बाइंड द वेरिएबल रेट विद द मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग इंटीजर वैल्यू 8 द वेरिएबल आइडेंटिफायर और रेफरेंस। मैंने क्या कहा, रेट क्या है, आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल का नेम, रेफरेंस यानी जिसको यूज़ करके मैं वो मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकती हूँ। Can be used to access the memory location object containing 8. This can symbolically be depicted as, यानी एक रेट है, वेरिएबल है जो पॉइंट कर रहा है या जिसे बाइंड किया गया है एक मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट के साथ जिसमें वैल्यू 8 पड़ी है। ठीक है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मोर एलेबोरेटली राइट करें, वेरिएबल रेट है यानी एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है या लोकेशन है, उसके अंदर एक वैल्यू है। तो अगर मुझे वैल्यू चाहिए होगी, 8 चाहिए होगी, तो मैं क्या करूँगी, इसके ज़रिए इस वैल्यू को एक्सेस करूँगी। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट एट लाइन 2। अब लाइन 2 क्या थी मेरी, यूनिट्स इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट फंक्शन यानी यूज़र से इनपुट ली। अब एक और वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर रेफरेंस लिया जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगी जो यूज़र एंटर करेगा, यानी एक वेरिएबल मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही यूज़र अपनी वैल्यू एंटर करेगा वो उस वैल्यू को पॉइंट करेगा। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर। अच्छा जी, फिर देख लेते हैं मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी यूजर 4 बाइट्स इज क्रिएटेड। अगेन 4 बाइट्स की बात की हो रही है क्योंकि मैंने इसके लिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की है। इंटीजर की बात की है क्योंकि रेट भी मेरे पास इंटीजर में था और मैंने कहा टाइप कास्टिंग के लिए मैंने इंट यूज़ किया ताकि यूज़र भी इंटीजर करे और मेरे पास वैल्यू जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर आए। दैट मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट इज सेट टू कंटेन अ वैल्यू 250 यानी यूज़र ने, क्योंकि रिजल्ट में मैंने क्या किया था, एंटर किया था 250 ऑफ टाइप इंट ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग इनटू ये देखो यहाँ पर 250 एंटर किया था। सपोज़ करो यहाँ पर यूज़र एंटर करता 100, तो जो वैल्यू होती 100 जाकर इसमें यूनिट्स जो है वेरिएबल आइडेंटिफायर रेफरेंस में स्टोर हो जाती है, यानी यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो उसमें जाकर स्टोर हो जाएगी। A variable with identifier units is created that points to the memory location object that contains। अब पहले क्या बात हुई, रेट की। रेट क्या था, एक वेरिएबल था, उसे वेरिएबल कह सकते हो, आइडेंटिफायर कह सकते हो या रेफरेंस कह सकते हो। ठीक है, और जो पॉइंट कर रहा था एक वैल्यू 8 को। अब वो वैल्यू 8 क्या थी, वो मेमोरी लोकेशन या एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर वैल्यू 8 एग्जिस्ट कर रही है, पड़ी है। ठीक है, फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज़ करवाया इनपुट फंक्शन के लिए साथ, यानी यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो ये एक और वेरिएबल यानी एक ऑब्जेक्ट और मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई, उसके अंदर जैसे यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जब भी मुझे 250 या 200 या 100 जो यूज़र एंटर करेगा वो चाहिए होगी तो मैं इस रेफरेंस को यूज़ करूँगी, दैट इज़ यूनिट्स, जो वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर हो गई वो वैल्यू। ठीक है, the variable identifier reference unit can be used to access the memory location object containing 250, thus a newer symbolic depiction is as follows। यहाँ पर देख लो, पहले रेट था, रेट वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, किसका रेफरेंस दे रहा है, एक मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट का जिसमें वैल्यू 8 है। अब दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे वेरिएबल क्रिएट करते जाओगे एक मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जाएगा, उसके उस वेरिएबल को जिस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज़ करवाओगे वो इनिशियलाइज जो वैल्यू है वो उस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होती जाएगी। ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन 3। अब लाइन 3 में हमने क्या किया था, मैं आप लोगों को दिखा दूं एक ही बार। बिल है, थर्ड वेरिएबल आ गया। थर्ड वेरिएबल में ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनका रिज़ल्ट, मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट इस मेमोरी लोकेशन। अब बिल किसको पॉइंट कर रहा है, एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर इन दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट पड़ा है। लास्ट वाली हमारी प्रिंट की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिखा दी है कि किस तरह से करना है। द कॉपीज़ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस बाय यूनिट्स एंड रेट्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच। अब एक्चुअल उनकी कॉपीज़, वो रेट और यूनिट्स की वैल्यू जो 8 और 250 थी ना, वो एज इट इज़ रहेगी। उनकी कॉपीज़ जो होंगी 8 और 25, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बिल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा इस मेमोरी लोकेशन पर।
प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ, अब हमने जब 8 मल्टीप्लाई 250 किया मेरे पास 2000 प्रोड्यूस हुआ, जो कि कंटेन्ड बाय अनदर मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट, जो कि थर्ड मेमोरी लोकेशन कौन सी थी, जो रेफरेंस क्या है उसका, बिल। 8 का रेफरेंस क्या है, रेट, यानी मुझे 8 चाहिए होगा, रेट के थ्रू एक्सेस करूँगी। 250 चाहिए होगा, किसके थ्रू एक्सेस करूँगी, यूनिट्स के थ्रू एक्सेस करूँगी। और थर्ड वेरिएबल मैंने क्या क्रिएट किया, बिल किया। अगर मुझे बिल की वैल्यू चाहिए होगी तो तीसरी जो मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट है वो बिल है, उसके थ्रू एक्सेस करूँगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ 2000 असाइंड टू द वेरिएबल बिल। दिस मीन्स दैट वेरिएबल विद एन आइडेंटिफायर बिल इज क्रिएटेड दैट पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स 2000, जो मैंने आपको बता दिया। द वेरिएबल बिल कैन बी यूज टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब न्यू जो रिज़ल्ट है, देखो एक वेरिएबल लिया, ठीक है, एक जैसे ही ये क्रिएट हुआ, इसको इनिशियलाइज जैसे ही आप करवाओगे तो एक मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें ये वैल्यू 8 चली गई। फिर दूसरा वेरिएबल हमने क्रिएट किया मेमोरी में, तो क्या हुआ, इनिशियलाइज करवाते ही यानी इसकी वैल्यू यूज़र से लेते ही ये मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी। फिर हमने बिल थर्ड वेरिएबल लिया, उसको क्या है, जो रिज़ल्ट था उसके इन दोनों वेरिएबल्स की जो कंटेंट है उनकी कॉपी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस बिल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट रेट इज इक्वल टू 8, द वेरिएबल रेट पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट कंटेनिंग 8, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर मेन बातें हैं कुछ जो याद रखने वाली, मेमोराइज करने वाली है। मेमोरी लोकेशन कैन हैव एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, यानी 8 है तो 8 ही रखेगा, 8 रखेगा या कोई और वैल्यू दे दो। सपोज करो यहाँ 250 है तो अभी तो 250 है जब तक यूज़र क्लियर करके और आप न्यू इनपुट नहीं देते। ठीक है, तो ये वाली बात है, यानी एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट होता है। देयरफॉर रेफरिंग एन ऑब्जेक्ट टू मेमोरी लोकेशन कंसीडर इक्वालेंट। ठीक है, ये कंसीडर इक्वालेंट यानी एक जैसे होता है। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिक मेमोरी एड्रेस। अब हर मेमोरी ऑब्जेक्ट जो है इसका यूनिक अपना एड्रेस है, इसका अपना एड्रेस है, इसका अपना एड्रेस है। कोरस्पॉन्डिंग टू एन ऑब्जेक्ट देयर इज एन इंटीजर वैल्यू दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज दैट ऑब्जेक्ट सो लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट रिमेन्स। जितनी देर वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी 8 मेमोरी में रहेगा, उसका अपना यूनिक जो एक इंटीजर वैल्यू होगी, यानी नंबर, आइडेंटिटी नंबर होता है जैसे हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है, सेम उसी तरह से उस मेमोरी लोकेशन का नंबर होगा, वो तब तक मेमोरी में रहेगा जब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में रहेगा। फॉर सम पाइथन इम्प्लीमेंटेशन दिस आइडेंटिफाइंग इंटीजर में बी एड्रेस ऑफ द, इस जो इंटीजर की बात करें वो मेमोरी का एड्रेस है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। मैं एड्रेस किस तरह से आप इसका ले सकते हो यानी फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए आईडी का जो बिल्ट इन फंक्शन है, आईडी है, वो यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस आइडेंटिफाइंग इंटीजर मे बी द एड्रेस। द आइडेंटिफाइंग इंटीजर और आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन आईडी। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट यानी मेमोरी लोकेशन या फिर जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसके इनिशियलाइज करवाए 8, यानी मेमोरी लोकेशन जो है ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 8 पड़ा है उसका एड्रेस फाइंड करना चाहते हो, मेमोरी एड्रेस फाइंड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, बिल्ट इन फंक्शन जो कि पाइथन में आता है वो आईडी का फंक्शन है, उसे यूज़ करोगे। और ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, Ctrl+C करें आप। यहाँ पर मैंने फ़ाइल ओपन की हुई थी, अब बार बार तो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें उसकी आईडी आ गई, मींस ये जो 8 है जिसके ये जो ऑब्जेक्ट और मेमोरी लोकेशन है या ये जो वेरिएबल है जिस वैल्यू को पॉइंट कर मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या रेफरेंस दे रहा है, उसकी जो आईडी है वो ये है। ठीक है, ये आइडेंटिटी जैसे आईडी कार्ड नंबर होता है। ये हो गया हमारा, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना कोड करते हैं, यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास कोड आता है, ये नहीं था, ये था। ओके, यहाँ पर Ctrl+C है और हम करते हैं इसे Ctrl+V। आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो जब आपने शॉर्ट लिटरल्स या शॉर्ट स्ट्रिंग्स राइट करनी हो, आप डबल कोटेशन भी राइट कर सकते हो। यहाँ पर इसको भी अप्लाई करके देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 7। और यहाँ पर देखो आपके पास लाइन 4 में ये देखो एरर आ गया। देखो यहाँ पर p = 7 था, मैंने प्रिंट करवा दी। ये मुझे आपको पता है, मैंने प्रिंट का जो फंक्शन है कैसे अप्लाई करते बताया, यहाँ डेल कर दिया आपने।
ठीक है, डेल कर दिया। अब इसका पर्पस क्या है, और यहाँ पर देखो अनडिफाइंड आ रहा है। अब ये डेल जो है वो रिमूव एलिमिनेट तो करेगा पी को, लेकिन कम्प्लीटली मेमोरी से रिमूव नहीं करेगा। ये तब तक मेमोरी में रहेगा जब तक आप नेक्स्ट इसको यूटिलाइज़ नहीं करते, लेकिन अगर नेक्स्ट आप इसे यूटिलाइज़ नहीं करते तो यूजेबल नहीं रहेगा। और गार्बेज कलेक्टर यहाँ पर मैकेनिज़्म यूज़ होता है कलेक्शन का, वो यूज़ करते हुए मेमोरी से क्या होगा कि मेमोरी इसे गार्बेज कर देगी, यानी थ्रो कर देगी, ठीक है, रिमूव एलिमिनेट कर देगी। अब इसको देख लेते हैं फर्दर यहाँ पर क्या आ रहा है। पहले तो हमने एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ, ठीक है, पी है, और एक में जैसे ही ये क्रिएट हुआ इनिशियलाइज जैसे 7 करवाते हैं तो एक मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है हमारी 7, यानी 7 एक मेमोरी लोकेशन पर पड़ी है। ये वाली वैल्यू क्या है, हमारे पास 7 गिवन है। अच्छा जी, यहाँ पर डेल आपने किया, 7 डेल हो गया, यानी पॉइंट नहीं। अब ये इस वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर रहा, कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ, जस्ट इस को पॉइंट रेफरेंस ख़त्म हो गया इसका। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जब हम डेल करते हैं पी को तो हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये रेफरेंस है ही नहीं हमारे पास। तो जब हम पहली लाइन की बात करते हैं जो हमारे पास p इज़ इक्वल टू 7 है, जो हमने पॉइंट करवाई है, उसका मतलब क्या है, द स्टेटमेंट 1 इज सेड टू बाइंड द वेरिएबल p विद द मेमोरी लोकेशन और ऑब्जेक्ट कंटेनिंग वैल्यू। ये मैंने आपको बता दिया, मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट जिसमें 7 है। स्टेटमेंट 2 वेरीफाइज दिस इन द आउटपुट, यानी प्रिंट का फंक्शन था, उसने मुझे दिखा दिया कि आंसर क्या आ गया, 7, द वैल्यू 7। ये दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी में हमने क्या किया, डेल p कर दिया। Using del statement unbinds the variable p from the previously bound memory location object so that the variable p becomes undefined. The memory location object is not deleted. ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि ये डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, जस्ट अनडिफाइंड हो गया, यानी वो रेफरेंस जिसने देना था ना वो पीछे हट गया, ठीक है, पहले डिफाइन किया था जिसके साथ उसे अनडिफाइंड कर दे। इफ़ नो अदर रेफरेंस रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट यूजेबल एंड अ गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म और पाइथन ऑटोमेटिकली क्लीन्स अप द मेमोरी। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब आप, ठीक है, आपने बाइंड कर लिया p जो वेरिएबल था क्रिएट किया मेमोरी में, तो उसको बाइंड किया एक मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट के साथ जिसमें वैल्यू 7 थी। उसके बाद आपने अपनी आउटपुट प्रिंट करवाई, सिंपल जैसे करवाते हैं, प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया। नेक्स्ट में आपने क्या किया कि डेल का फंक्शन यूज़ किया, डेल यूज़ किया, डेल कीवर्ड यूज़ किया। किस लिए, उसने क्या किया, जस्ट आपका जो रेफरेंस था ना वेरिएबल या आइडेंटिफायर p था, नेम हटा दिया। आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का नेम। p से डेल p किया आपने, यानी p जो 7 वैल्यू थी वो डी रेफरेंस्ड हो गई, ठीक है, अनबाइंड हो गई p से, कम्प्लीटली डिलीटेड नहीं हुई मेमोरी से। अभी मेमोरी में वो है, कोई और वेरिएबल उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक कोई और वेरिएबल उसे यूटिलाइज़ नहीं करता, यूज़ नहीं करता, तो वो नॉट यूजेबल होता है। और गार्बेज कलेक्शन का मैकेनिज़्म पाइथन में ऑटोमेटिकली इसको क्लीन अप कर देता है, कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है म्यूटेबिलिटी का। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है, ये मैंने वैसे म्यूटेबिलिटी का बताया था कि मॉडिफिएबल या मॉडिफिएबिलिटी कहते हैं, यानी चेंज हो सके जो चीज़। पाइथन ट्रीट्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमें पता है मेमोरी कलेक्शन या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, हर चीज़ को इसी तरह से कंसीडर करता है जब भी स्टोर करवाते हो। म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रेफर्स टू मॉडिफिएबिलिटी, यानी चेंजिंग करना। एन ऑब्जेक्ट इज़ म्यूटेबल और मॉडिफिएबल इफ़ इट्स वैल्यू कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर इट्स फर्स्ट असाइन, यानी एक बार असाइन कर दिया आपने, देन उसे क्या करना, अगेन मॉडिफाई करना। अगर तो म्यूटेबल है, मॉडिफिएबल है, एक बार असाइनमेंट के बाद आप इसको क्या है, मॉडिफाई यानी चेंज कर सकते हो, इसे म्यूटेबल कहते हैं। इम्यूटेबल कब होता है, जब इसकी वैल्यू को एक बार असाइनमेंट कर दो, यानी किसी को इनिशियलाइज़ करवा दो, उसे चेंज नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंगली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप इंट, फ्लोट, बूल एंड स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। अगर बात करें पाइथन में तो ये जो 4-5 ये जो फंक्शंस है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जिसमें इंट आता है, फ्लोट, बूलियन जो वैल्यूज़ होती हैं और स्ट्रिंग होती है, इम्यूटेबल हैं, यानी अगर इन्हें एक बार असाइन कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर हम कोड कॉपी करते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, a इज़ इक्वल टू 7 राइट किया, a इज़ इक्वल टू 7 किया, फिर 11 किया। यहाँ पर वैसे आपको आउटपुट में दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखें, आउटपुट पर आ जाते हैं, ये देखो 7 है हमारे पास, a 7 है, आप कोई और वैल्यू के साथ राइट कर सकते हो,
ठीक है, एक बार असाइन करते हैं। यू लुक सो सिंपल। रिकॉल दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है डिफरेंट आइडेंटिटीज़ रिटर्न बाय आईडी। नाउ लेट्स हैव लुक। यहाँ पर आपके पास है, आई थिंक मुझे एग्जीक्यूट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 7 है और यहाँ पर 11 है। एक बार असाइनमेंट हो गई देन उसे क्या है आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बार कर दी, जस्ट ये आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने आपको कहा जो आईडी का फंक्शन है वो यूज़ करके आप उसकी आईडीज़ ले सकते हो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या मेमोरी लोकेशंस की आइडेंटिटीज़ या फिर आईडीज़ डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर मैंने कोड स्निपेट्स राइट किए हुए हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ, देख लो यहाँ पर ये कोड जब एग्जीक्यूट करते हैं हम, यहाँ पर आओ, ये देखो आईडी आएगी एक, ये देखो द वैल्यू ऑफ 7 यानी जो 7 है जहाँ पर मेमोरी लोकेशन है तो उसकी वैल्यू यानी मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी कह दो या मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जो है वो ये है। यानी 3 टाइम्स भी अगर मैंने आईडी का फंक्शन कॉल किया है तो तीनों टाइम ही उसकी आइडेंटिटी सेम रही है, ठीक है, यानी ये आईडी नंबर जो है वो सेम रहा है, ठीक है। ये वाला कोड आपके पास आ गया, यानी 3 टाइम्स का कॉल करने पर भी यही आंसर आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको करते हैं। अब ये देखो ज़रा याद रखना, ये चीज़ देखना, यहाँ पर ए है, ए को 7 के साथ मैंने इनिशियलाइज़ करवाया। देखो एंड में क्या आ रहा है, 3528 आ रहा है। दूसरी स्टेटमेंट करवाती हूँ, क्या था 358 है, ये देखो 3528 आ रहा है। हालांकि मैंने इस वैल्यू देखो 7 दी है और प्रीवियस में भी वैल्यू 7 ही थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैसे की हुई है, प्रीवियस में यहाँ पर तो चेंज आ रही है ना, क्योंकि पहले मैंने राइट किया था। अब मेमोरी लोकेशन ये A7 था, यहाँ पर देखो ये 104 है तो आगे भी 104 ही आएगा जो मेमोरी लोकेशन आएगी। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखो इधर भी A=7 था, मेमोरी लोकेशन सेम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेम है। यहाँ चाहे कोड स्निपेट मैंने चेंज यूज़ किया है लेकिन A=7 के साथ ही इनिशियलाइज है, तो इसीलिए जो मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया था अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आइडेंटिटी यहीं पर ही ना कॉपी करके ना मैं आपके सामने रख देती हूँ, ठीक है, ये रख दी। अब ये इस कोड की थी ना, और इसको अगेन करते हैं और ज़रा मैच करके देखेंगे दोनों की आइडेंटिटी सेम आएंगी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन जो सेम है, ये देखो है सेम। अब ये देखो इसको देखो 3528 है ना, बाकी तो सेम है 3528। आगे जाकर दिखाती हूँ 3528, ये देखो 3528 आ रही है, बाकी सेम वही है, ठीक है। तो यानी उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या रहा, सेम रहा, क्योंकि A=7 के साथ इनिशियलाइज करवाया गया। अगर मैं उसके साथ 104 वाली, इसी तरह से अगर मैं वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर कॉपी करो यानी किसी और को दे देती हूँ वैल्यू, इनिशियलाइज न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लेती हूँ उसी वेरिएबल से, देखो आइडेंटिटी चेंज हो गई, ठीक है। यानी सेम वैल्यू के साथ वेरिएबल के साथ उसका जो मेमोरी लोकेशन था उसकी आइडेंटिटी सेम रही। यानी दोनों जो कोड स्निपेट्स प्रीवियस यूज़ किए, मैंने A=7 यूज़ किया तो आइडेंटिटीज़ जो आई थी उसकी जो मेमोरी एड्रेस आए थे वो सेम थे। और जैसे ही मैंने कोई और वेरिएबल के साथ इसे स्ट्रिंग यानी इनिशियलाइज़ करवाया तो मेरे पास देखो उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट आई है, ठीक है। ये आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया, यानी वेरिएबल मेमोरी में वही रहेगा, ये मेमोरी में एड्रेस इसके पास मिल गया। मैं यहाँ पर फर्दर एलेबरेट, यानी आपने क्या है बाइंड कर दिया, एक वेरिएबल लिया ए जो कि बाइंड हो गया मेमोरी एड्रेस या ऑब्जेक्ट के साथ जिसके साथ अंदर 7 है, और जब आपने किया तो वैल्यू ऑफ 7 और उसकी आइडेंटिटी आ गई। यानी आईडी का जो फंक्शन है वो यूज़ करते हुए आपने उसका मेमोरी एड्रेस भी ले लिया। देन A=7 अगेन आपने इसको कोड स्निपेट लिया, यानी उसमें ए के साथ ही, क्योंकि हमारी देखो वैल्यू सेम इनिशियलाइज्ड हुई। देन आपने आईडी लिया तो देखो यहाँ पर भी सेम उसका आईडी आया। इसी तरह से थर्ड कोड स्निपेट में हमने क्या किया, A=BZU यानी एक BZU स्ट्रिंग ली। अब A7 को पॉइंट करने की बजाय वो BZU को यानी न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। जब मैंने आईडी इसकी कॉल की यानी ए की तो न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, रेफरेंस दे रहा था, यानी आइडेंटिफायर बन गया, तो इसलिए उसकी आईडी भी चेंज हो गई, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ये यहाँ पर यही चीज़ होगी। द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन द सेम मेमोरी। सेम मेमोरी में रहा, सेम मेमोरी लोकेशन में रहा, जैसे A=7, दूसरे कोड स्निपेट में भी A=7 था तो मेमोरी लोकेशन सेम रही। इफ़ द वैल्यू वेरिएबल इज़ मॉडिफाइड विद द सेम वैल्यू नो चेंज अकर्स। अगर मॉडिफाई सेम वैल्यू, जैसे मैंने A=7 2 टाइम्स लिखा ना, कोड स्निपेट चाहे चेंज था तो फिर भी हमारा चेंज अकर नहीं हुआ था। इफ़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज चेंजेस देन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट वैल्यू इज़ नॉट चेंज, इंस्टेड अ न्यू ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। अब BCU की जब बात की थी तो हमारा क्या था, हमारा वेरिएबल तो सेम रहा था, जस्ट न्यू मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा था, ठीक है। न्यू वैल्यू बट द रेफरेंस बाय एग्जिस्टिंग लेबल, ठीक है, ये हो गया हमारा। द सेम वेरिएबल इज़ अनबाइंड डी रेफरेंस्ड, डी अनबाइंड यानी अनबाइंड उससे हटकर दूसरे को पॉइंट करने लग जाता है, इसे डी रेफरेंस्ड भी कहते हैं, फ्रॉम द ओल्डर ऑब्जेक्ट एंड इज़ बाइंडेड विद द न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यही काम हुआ कि यहाँ से अनबाइंड हुआ, पहले इसके साथ बाइंड था ना, a इज इक्वल टू 7 लिखा था, अब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, न्यू मेमोरी लोकेशन आ गई, तो उसने क्या किया, इसको छोड़कर इससे डी रेफरेंस्ड और अनबाइंड होकर वो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई, उसके साथ बाइंड हो गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। द न्यू ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप, हो सकता है वो स्ट्रिंग इंटीजर था पहले 7, तो हो सकता है न्यू ऑब्जेक्ट भी इंटीजर हो। स्ट्रिंग थी पहले तो हो सकता है स्ट्रिंग, अब मेरे पास 7 इंटीजर था और बाद में मैंने BCU स्ट्रिंग ली, तो ये डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू असाइंड। As mentioned, if no other reference refers to original object, then object is not usable and is garbage collected for memory cleanup. अगर ये object अब new को point कर रहा है BCU को, अगर मैं इसको further utilize नहीं करूँगी, यूज़ नहीं करूँगी, तो garbage collector यानी garbage collection का जो mechanism है Python में, तो वो इसे क्या करेगा, clean up कर देगा memory free up करने के लिए। इफ़ द वेरिएबल रेफरेंस एक्स टू एन ऑब्जेक्ट, अच्छा जी, न्यू यहाँ पर बात सीखने वाली आ रही है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्स है, वेरिएबल है, टू एन रेफरेंस कर रहा है टू एन ऑब्जेक्ट इज़ असाइन टू एन अदर वेरिएबल, यानी एक्स की वैल्यू आप असाइन कर देते हो वाई को, यानी एक्स इज इक्वल टू 7 है तो 7 अगेन असाइन कर दो वाई को, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाए। देन अ कॉपी ऑफ द वैल्यू कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉट असाइन टू द न्यू वेरिएबल वाई, इंस्टेड एन एडिशनल रेफरेंस वाई इज क्रिएटेड दैट रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। एक एडिशनल रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उसकी कॉपी नहीं होगी, नया एडिशनल रेफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका जो कोड है वो भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। इफ़ एनी डिफरेंट वैल्यू इज असाइन टू वन ऑफ द रेफरेंस, अगर डिफरेंट वैल्यू असाइन करते हो, इट्स कॉन्सिक्वेंसेज डिपेंड ऑन द म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी क्या कहा था, म्यूटेबल का मतलब है कि अगर वो अपडेट होते हैं यानी ऑब्जेक्ट्स, तो वो जो रेफरेंसेज सेम ऑब्जेक्ट के जो रेफर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, वो बोथ अपडेट हो जाएंगे विद द न्यू कंटेंट, अदरवाइज नहीं होंगे। अब म्यूटेबल है, अगर वो म्यूटेबल हैं यानी नहीं अपडेट होते, देन क्या होगा, ए न्यू ऑब्जेक्ट विद द न्यू वैल्यू इज़ क्रिएटेड। अपडेट नहीं होगा तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर कोड देखो, ये देखो यहाँ पर हमें कोड गिवन है, यहाँ देखो कोड है हमारे पास, जो मैं भी बात करी, एक ऑब्जेक्ट है जो एक वेरिएबल है जो पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट या मेमोरी लोकेशन को 5 को, अगर मैं वो असाइन कर देती हूँ एक दूसरे वेरिएबल y को, यानी x की वैल्यू 5 है तो y इज़ इक्वल टू x का मतलब है y इज़ इक्वल टू 5। देन पहले मैंने जब प्रिंट ID ऑफ x की, वो 5 थी मेमोरी लोकेशन, तो हमारे पास क्या आता है आंसर, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये देखो, ये इसको रन करो, देखें पहले x 5 था, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, ये देखो यहाँ पर मैं इसे ना कमेंट कर देती हूँ। शार्प का जो साइन है वो कमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, मींस यहाँ पर मेरे पास y इज़ इक्वल टू आ गया, इसका मतलब ये हो गया y इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। y इज़ इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, x की वैल्यू y के पास चली गई, तो जब मैंने प्रिंट ID ऑफ x, पहले ID ली x की, तो मेरे पास ये इसकी ID x की ये निकल आई है मेरे पास ID, ठीक है। फिर मैंने ID ऑफ y ली, अब y की वैल्यू भी 5 है, तो देखो मेमोरी लोकेशन सेम आई, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन क्या आई मेरे पास, सेम आई। तो यही चीज़ वो बता रहा है कि अगर मैं जो x की वैल्यू एक x वेरिएबल है या आइडेंटिफायर रेफरेंस है, वो पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट को, तो वही मेमोरी लोकेशन अगर मैं किसी और वेरिएबल को असाइन कर देती हूँ तो उसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, ठीक हो गया। अब दूसरी वैल्यू, अब y जो है मेरे पास x रेज टू पावर, ये पता है ना एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, x रेज टू पावर 2 है हमारे पास, तो जब मैं प्रिंट ID ऑफ x करूँगी, क्योंकि x तो मेरे पास 5 ही है, ठीक है, तो ID क्या है उसकी, सेम है। इसी तरह से जब मैं उसके ऊपर न्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो प्रिंट ID ऑफ y करूँगी, तो मेरे पास क्या है, ID उसका न्यू वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर देखो न्यू आइडेंटिटी उसकी आ गई, y के अंदर स्टोर हो गई न्यू वैल्यू, क्योंकि वैल्यू ही चेंज कर दी है मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज़ फर्दर, वही बात हो गई,
पहले x इज इक्वल टू 5 था, यानी एक वेरिएबल है उसे बाइंड किया गया एक ऑब्जेक्ट या मेमोरी लोकेशन के साथ जिसके अंदर 5 था, और y को असाइन कर दिया गया। पहले x जस्ट 5 एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब एक और वेरिएबल आ गया वो भी सेम मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है। तो जब मैंने id ऑफ x ली तो सेम हमारे पास देखो इसके जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आई। द सेम आइडेंटिटीज़ मीन्स दैट बोथ वेरिएबल्स पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट, यानी दोनों का सेम आइडेंटिटीज़ यानी मेमोरी एड्रेस आने का मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, अब y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पार्ट 2 जब किया तो अलग-अलग हो गए। x किसको पॉइंट कर रहा था, 5 को कर रहा था, लेकिन अब y की वैल्यू चेंज हो गई। y की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू पावर, जब x की वैल्यू 5 थी, 5 रेस टू पावर 2 क्या होता है, 5 5 से 25। अब न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, न्यू ऑब्जेक्ट बन गया ना, 5 तो नहीं रहा। तो इसीलिए जब id ऑफ x पॉइंट की तो हमारे पास देखो id x की तो वही आई है, देखो 1 1 1 2 वाली, लेकिन y की id चेंज हो गई बिकॉज इसके अंदर न्यू ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि y ने किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ रुक कर लिया है, किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग गया, तो इसकी id देखो चेंज हो गई। द डिफरेंट आइडेंटिटीज़ मीन्स दैट बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यही चीज़ बताई जा रही है। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको कमेंट में राइट करके बताया था कि x इज़ इक्वल टू 5 सेम है, y इज़ इक्वल टू 5 के दोनों सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो y इज़ इक्वल टू x, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आपको बतानी है, यहाँ पर टाइप कास्टिंग भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ द टाइप कास्टिंग पता है ना कि अपनी रिक्वायर्ड जो डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो फंक्शंस को यूज़ करके, स्ट्रिंग कर लो, इंट कर लो, तो भी हम देखेंगे उसकी आईडी क्या आती है। इफ़ टाइप कास्टिंग ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग वगैरह इज़ परफॉर्म्ड ए न्यू ऑब्जेक्ट विद द डिज़ायर्ड डेटा टाइप इज़ क्रिएटेड, यानी न्यू ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना चाहती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी का उसे क्रिएट कर सकते हैं, किसको, टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखो कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाकर हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट। अब ये देखो एक ऑब्जेक्ट था c जिसे बाइंड किया गया था, एक वेरिएबल था c जिसे बाइंड किया मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था जिसके अंदर 45 था। तो जब मैंने उसकी आईडी कॉल की c की तो ये आईडी थी, ठीक है। फिर मैंने उसको क्या किया, c को अपनी डिज़ायर्ड जो डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट किया, यानी c को एज स्ट्रिंग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ करी हूँ, c को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करी हूँ, तो देन उसकी आईडी की तो मेरे पास डिफरेंट आईडी आई, यानी न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, न्यू मेमोरी लोकेशन। तो यही चीज़ वो बता रहा है। न्यू डिज़ायर्ड आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, डिज़ायर्ड जो भी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग हो सकता था, आप फ्लोटिंग में कर सकते थे, डेटा टाइप में और इंटीजर में कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का डेटा इसमें एंटर किया। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर है, दैट वाज अबाउट मेमोरी कॉन्सेप्ट इन पाइथन। मैंने आप लोगों को बता दिया सिंपल क्या किया हमने, जैसे ही कोई वेरिएबल क्रिएट होता है मेमोरी में तो उसके साथ आप जैसे ही आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाते हो तो एक ऑब्जेक्ट और मेमोरी लोकेशन क्रिएट होती है जिसमें वो वैल्यू जाकर स्टोर होती है। जब भी हमें वो वैल्यू एक्सेस करनी हो तो हम जो वेरिएबल नेम जिसे आइडेंटिफायर या रेफरेंस कहते हैं वो यूज़ करते हैं उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।